हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने अपने पिछली क्लास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को कम्प्लीटली अच्छे से डिस्कस कर लिया था। इस लेक्चर से हम सेल ऑर्गेनल्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर बेसिकली हम 4 ऑर्गेनल्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑल्सो नोन एज ER, गोल्गी बॉडीज या फिर गोल्जाई एपरेटस, देन वी हैव लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंडर हम इन 4 ऑर्गेनल्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो व्हाट डू वी मीन बाय एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? हमें पता है जो भी हर एक जो सेल ऑर्गेनल है उसका एक डिस्टिंक्ट फंक्शन होता है और स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हमें पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। पावर हाउस विच मीन्स वहाँ पे ATP जनरेट होता है, तो उसका वो एक स्पेसिफिक फंक्शन है। इसी तरीके से हमें पता है कि जो राइबोसोम्स है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और भी बहुत सारे जो ऑर्गेनल्स हैं, क्लोरोप्लास्ट जैसे होते हैं विच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। तो इस तरीके से जो हर एक ऑर्गेनल है उसका एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनल्स जो हैं वो कोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर फंक्शन करते हैं एंड दे कॉन्स्टिट्यूट द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। जो ऑर्गेनल्स एक दूसरे के साथ मिल के कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, ऐसे ऑर्गेनल्स के ग्रुप को हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर बेसिकली हम 4 ऑर्गेनल्स को डिस्कस करते हैं। 4 ऑर्गेनल्स आती हैं इसके अंदर। फर्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड इज गोल्जाई एपरेटस, थर्ड इज लाइसोसोम्स एंड फोर्थ इज वैक्यूल्स। जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है उसके अंदर बेसिकली हम इन 4 ऑर्गेनल्स को डिस्कस करते हैं। अभी हम इनको वन बाय वन इनके स्ट्रक्चर को और इनके फंक्शन को डिस्कस करते हैं। ये है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है विच इज़ फॉलोड बाय गोल्जाई बॉडीज एंड देन वी हैव द लाइसोसोम एंड द वैक्यूल्स। जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, जो फंक्शंस हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स, दे आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द अबव कंपोनेंट्स, सो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसको हम सिस्टम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर बेसिकली 4 ऑर्गेनल्स हैं जो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में फंक्शन अपना परफॉर्म करते हैं। स्टार्टिंग विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे एंड देन विल प्रोसीड टुवर्ड्स इट्स फंक्शंस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इट इज़ अ नेटवर्क। रेटिकुलम वर्ड से हम क्या समझते हैं? रेटिकुलम रेफर्स टू नेटवर्क। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। ट्यूबुलर मीन्स ट्यूब लाइक, ट्यूब जैसा होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। ER divides the intracellular space into 2 compartments। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इंट्रासेलुलर स्पेस को, इंट्रा मीन्स विद इन, सेलुलर मीन्स सेल, जो विद इन सेल, जो सेल के अंदर जो स्पेस है इंट्रासेलुलर स्पेस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट वन इज़ ल्यूमिनल एंड द सेकंड वन इज़ एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमिनल हम उस पोर्शन को बोलते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो बाकी का जो साइटोप्लाज्म बच गया उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमिनल मीन्स इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ जहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है उस पोर्शन को हम ल्यूमिनल पार्ट बोलेंगे। और जो बाहर प्रेजेंट है मतलब एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, मतलब जो बाकी का जो साइटोप्लाज्म हमारे पास बच गया उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरीके से ये न्यूक्लियस के साथ कॉन्टिन्यूस होता है, तो इस रीजन को हम बोलते हैं जहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे ल्यूमिनल पोर्शन। और बाकी का जो हमारे पास ये साइटोप्लाज्म इधर बच गया इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पोर्शन।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ऑलमोस्ट हर एक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स। जो मैच्योर आरबीसीज होती हैं उनके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एब्सेंट होता है, उसके अलावा वो ऑलमोस्ट हर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। मसल सेल्स जो होती हैं, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, जितनी भी मसल टाइप्स होती हैं वहाँ पे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है मसल सेल्स के अंदर, उसी को हमने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया है कि उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट इज़ द नेटवर्क ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। सिस्टर्ने जो है वो फ्लैट सैक्स हैं, ट्यूब्यूल्स जो हैं वो ट्यूब लाइक एक्सटेंशंस हैं, और वेसिकल्स जो हैं वो ओवल या फिर राउंडेड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। फ्लैट एंड मतलब फ्लैट जो है इस तरीके के ट्यूब लाइक एक्सटेंशंस होती हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। वेसिकल्स जो राउंडेड इस तरीके के जो सैक प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं वेसिकल्स। जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये जो है ट्यूब्यूल्स और सिस्टर्ने हैं, सिस्टर्नल स्पेस है, ये सिस्टर्ने हैं जो कि फ्लैट स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है। जो ट्यूब की फॉर्म में होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। तो ये जो है वो सिस्टर्ने प्रेजेंट हैं जो कि फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सिस्टर्ने। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। So we have 2 types of endoplasmic reticulum. First one is the rough endoplasmic reticulum and second is the smooth endoplasmic reticulum. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं ऑन देयर आउटर सरफेस, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि आप देख सकते हैं जो इस तरफ ये वाला जो पोर्शन है, ये जो है यहाँ पे ये आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जो इसकी आउटर सरफेस के ऊपर अटैच्ड हैं, राइबोसोम्स जो हैं। तो ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके आउटर सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब यहाँ पर जो है वो राइबोसोम्स अटैच होंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER एब्रीवेशन होता है इसका। देन वी हैव स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पर राइबोसोम्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, जो मेम्ब्रेन है उसकी वो स्मूथ होती है, तो उसको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इसलिए क्योंकि अगर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो उसका जो आउटर सरफेस है वो हमें स्मूथ नज़र आता है, विदाउट एनी कोई भी स्ट्रक्चर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए हम उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस जो स्पेसिफिक हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और ऐसे फंक्शंस जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म करता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन द सेल्स विच आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। और हमने पढ़ा था पहले कि जो राइबोसोम्स हैं दे हैव अ रोल इन ट्रांसलेशन। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स क्यों अटैच्ड हैं, क्योंकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका मेजर फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, और राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए इस फंक्शन को हम कोरिलेट कर सकते हैं कि राइबोसोम्स क्यों प्रेजेंट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और इस तरीके से भी देख सकते हैं क्योंकि राइबोसोम्स हेल्प करते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट है, तो RER का एक मेजर फंक्शन हो सकता है ट्रांसलेशन या फिर प्रोटीन सिंथेसिस, एंड उनको फिर बाद में सिक्रीट करना डिफरेंट ऑर्गेनल्स या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट इज़ कॉन्टिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। जैसा कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है ये वाली, और ये इसके साथ कॉन्टिन्यूस है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कॉन्टिन्यूसली इसके साथ कॉन्टिन्यूएशन में है, अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं है। जो आउटर जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की उसके साथ ही कॉन्टिन्यूएशन में है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस स्ट्रक्चर में आपको और क्लियरली दिख जाएगा कि ये देखिए, ये जो है न्यूक्लियर एनवेलप है, आउटर मेम्ब्रेन के साथ जो है ये कॉन्टिन्यूअस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट फंक्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो जाइमोजेंस हैं लाइसोजाइम के एंजाइम्स के लिए दे आर सिंथेसाइज्ड बाय RER। सबसे पहले हम देखते हैं जाइमोजेंस क्या होते हैं। जाइमोजेंस हम बोलते हैं इनएक्टिव एंजाइम्स को।
इनएक्टिव एंजाइम्स को हम बोलते हैं जाइमोजन्स। जो जाइमोजन्स है मतलब जो इनएक्टिव फॉर्म है लाइसोजाइम एंजाइम्स की। लाइसोसोम एक ऑर्गेनल है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो उन एंजाइम्स की जो इनएक्टिव फॉर्म है वो सिंथेसाइज होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। अब हम देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेजर फंक्शंस। The SER is the major site for the synthesis of lipids। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मेजर साइट है जहाँ पे लिपिड का सिंथेसिस होता है। ये बहुत ही मेजर फंक्शन है, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन में, ये आपके एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है कि जो लिपिड सिंथेसिस है वो किस ऑर्गेनल में होता है। तो SER जो है वो मेजर साइट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। Smooth endoplasmic reticulum also take part in the synthesis of steroidal hormones। steroidal hormones बेसिकली लिपिड से बने हुए होते हैं। तो इस फंक्शन, दोनों फंक्शंस को हम कोरिलेट कर सकते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और स्टीरॉयड जो हार्मोन है वो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, और कोलेस्ट्रॉल के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं, तो हम उसको एक तरीके से लिपिड कह सकते हैं। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन जो कि टेस्टिस जो कि मेल्स में प्रेजेंट होती हैं, और ईस्ट्रोजन जो फीमेल्स में ओवरीज में प्रोड्यूस होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि SER जो है वो स्टीरॉयडल हार्मोन्स, लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन्स की सिंथेसिस में हेल्प करता है। टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन जो है वो स्टीरॉयडल हार्मोन्स के एग्जाम्पल है। टेस्टोस्टेरोन इज प्रेजेंट इन मेल्स, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल for male secondary sexual characteristics, and estrogen is present in females and it is responsible for female secondary sexual characteristics। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन मसल्स को हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल्स के अंदर प्रेजेंट है उसको हमने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया है कि वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल्स स्टोर्स कैल्शियम आयंस को वो स्टोर करता है, Ca2+ आयंस। कैल्शियम आयंस का रोल होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। ये जब हम मसल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, मसल फिजियोलॉजी, तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कैल्शियम आयंस कैसे कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो वो स्टोर करता है कैल्शियम आयंस को, और ये जो आयंस हैं दे आर रिलीज्ड एट द टाइम ऑफ मसल। जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उस टाइम पे जो आयंस हैं वो रिलीज हो जाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जिससे कि आप इसके वर्ड नाम से समझ सकते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन एंड लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। Lysis means breakdown, so breakdown of glycogen refers to glycogenolysis। जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लीवर सेल्स, लीवर के अंदर बेसिकली ग्लाइकोजेनोलाइसिस होता है। दे टेक पार्ट इन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज एंड विच अल्टीमेटली प्रोवाइड्स एनर्जी। जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो उस टाइम पे। सो जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, लिवर सेल्स के अंदर बेसिकली जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस है वो होता है, तो दे टेक पार्ट इन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू, ग्लाइकोजन जो है वो ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज के अंदर, एंड ग्लूकोज विल अल्टीमेटली प्रोवाइड अस एनर्जी। नेक्स्ट जो फंक्शन है इट इज़ डिटॉक्सिफिकेशन। डी मीन्स रिमूवल एंड टॉक्सिफिकेशन मीन्स रिमूवल ऑफ toxic materials। Detoxification refers to removal of toxic materials। जो हम रिमूव करते हैं टॉक्सिक मटेरियल्स को उसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। जो साइटोक्रोम्स प्रेजेंट है, साइटोक्रोम्स जो स्ट्रक्चर है उसको हम डिस्कस करेंगे जब हम प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम साइटोक्रोम्स को देखेंगे कि साइटोक्रोम्स क्या होते हैं। जो साइटोक्रोम्स लोकेटेड हैं मोस्टली ऑन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया इन द लीवर सेल्स, दे मेटाबोलाइज ड्रग्स, कार्सिनोजेंस एंड फॉरेन सब्सटेंसेस। सो इस तरीके से वो टॉक्सिक जो मटेरियल्स हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। कार्सिनोजेंस रेफर्स टू सब्सटेंसेस विच कॉजेज कैंसर, विच कॉज कैंसर, उनको हम बोलते हैं कार्सिनोजेंस।
सो ये हमारे पास फंक्शंस हो गए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेजर फंक्शन है वो लिपिड सिंथेसिस होता है। ये दोनों फंक्शंस तो आपको याद रखने ही रखने हैं, उसके अलावा जो मैंने एक्स्ट्रा फंक्शंस बताए हैं वो भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वी कम टू गोल्गी एपरेटस। जो गोल्जाई एपरेटस है दे आर ऑब्जर्व्ड डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स नियर द न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होते हैं और दे वर फर्स्ट ऑब्जर्व, जब उनको पहली बार ऑब्जर्व किया गया तो डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर, रेटिकुलर मतलब एक नेटवर्क के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, तो इस तरीके से वो ऑब्जर्व किए गए थे। किसने फर्स्ट ऑब्जर्व किया था इनको? कैमिलियो गोल्जाई। कैमिलो गोल्जाई साइंटिस्ट का नाम है, ये आपको याद रखना है, जिन्होंने गोल्गी एपरेटस को सबसे पहले देखा था, ऑब्जर्व किया था। सो गोल्गी एपरेटस का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, दैट कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक और सिस्टर्ने। ये जो है इस तरीके के डिस्क शेप जो है सैक हैं या फिर इनको हम सिस्टर्ने बोल सकते हैं, बहुत सारे हैं और फ्लैट हैं, ठीक है। दे आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे की पैरेलल में प्रेजेंट हैं, एक ये फिर एक दूसरे के ऐसे पैरेलल में जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, तो इनको हम बोलते हैं सिस्टने। और जो गोल्गी एपरेटस है इट कंसिस्ट्स ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक और सिस्टर्ने। इनका जो डायामीटर होता है इट इज़ 0.5 माइक्रोन मीटर टू 1.0 माइक्रोन मीटर। माइक्रोन मीटर मीन्स 10⁻⁻6 मीटर। सो ये जो है तो इनका डायामीटर होता है, जो सिस्टर्ने हैं उनका डायामीटर होता है। जो सिस्टर्ने हैं दे आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड अराउंड द न्यूक्लियस, नियर द न्यूक्लियस में वो कंसेंट्रिकली मीन्स इस तरीके से वो अरेंज्ड हैं। सपोज ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास इस तरीके से कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में जो है गोल्गी एपरेटस या फिर जो सिस्टर्ने हैं वो इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अभी देखते हैं कि ये प्रेजेंट है, फिर इस तरीके से ये कंसेंट्रिकली प्रेजेंट है, अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस। सो दे हैव अ डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस और द फॉर्मिंग फेस। ये जो है सिस फेस होता है विच इज़ टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, जिसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं, कॉन्वेक्स फेस या फिर फॉर्मिंग फेस। और ये जो होता है हमारे पास कॉनकेव, ट्रांस और द मैच्योरिंग फेस। ये जो इस तरफ है वो ट्रांस फेस है या फिर हम उसको कॉनकेव फेस कह सकते हैं, कॉनकेव, ट्रांस और द मैच्योरिंग फेस। ये आपको याद रखने हैं दोनों। कॉन्वेक्स फेस क्या होता है और कॉनकेव फेस कौन सा होता है। कॉन्वेक्स को हम सिस या फिर फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं और कॉनकेव वो हम ट्रांस या फिर मैच्योरिंग फेस भी बोलते हैं। सो ये हमने डिस्कस कर लिया रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी एपरेटस। नाउ वी डिस्कस अबाउट द फंक्शंस। सबसे जो पहला फंक्शन और जो मेजर फंक्शन है दैट इज़ सिक्रीशन। हमें पता है कि जो हमने देखा था कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, उसके बाद वो वेसिकल्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं टू द गोल्गी एपरेटस। यहाँ पे जो है प्रोटीन्स, लिपिड्स, स्टीरॉइड्स एंड अदर सब्सटेंसेस पास फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्गी कॉम्प्लेक्स। जैसे हमने देखा कि जो प्रोटीन्स हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होते हैं, लिपिड्स और स्टीरॉइड्स जो हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होते हैं। वहाँ पे सिंथेसिस होने के बाद ये जो है पास करते हैं, दे पास फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्गी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर क्या होता है, गोल्जाई बॉडीज़ में आने के बाद वो कॉन्सेंट्रेट होते हैं, कुछ प्रोटीन के अंदर, लिपिड के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं और फिर उनको फाइनली पैकेज किया जाता है इनटू सिक्रीटरी वेसिकल्स। इस तरीके के वेसिकल्स की फॉर्म में उनको सिक्रीट किया जाता है। फिर अगर प्रोटीन सपोज अगर उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाना है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाएंगे, अगर किसी और ऑर्गेनल के लिए प्रोटीन बना है तो वहाँ पे जाएंगे, तो वहाँ से वो उनका बेसिकली जो फंक्शन है आगे वो परफॉर्म करेंगे। तो जो मेजर फंक्शन है गोल्गी बॉडीज़ का, गोल्जाई एपरेटस का, दैट इज़ सिक्रीशन। सेकेंड फंक्शन इज ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन मीन्स एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या फिर एडिशन ऑफ शुगर। शुगर कहाँ पर ऐड होगा, या तो लिपिड्स पे ऐड होगा या फिर प्रोटीन्स पे ऐड होगा। तो जो ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस है, ग्लाइकोसाइलेशन द प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग लिपिड्स एंड प्रोटीन्स विद कार्बोहाइड्रेट्स को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। इस वर्ड से आप समझ सकते हैं ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको मीन्स शुगर एंड लिपिड्स हमें पता ही है, तो दे आर शुगर कॉम्प्लेक्स्ड विद लिपिड। सो शुगर प्लस लिपिड को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन्स शुगर प्लस प्रोटीन
को हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। और इस प्रोसेस को जिसके थ्रू जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या फिर जो शुगर है वो कॉम्प्लेक्स होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के साथ, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। जो नेक्स्ट फंक्शन है गोल्गी एपरेटस का, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट इन प्लांट्स। जब प्लांट्स के अंदर सेल डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस, जब एक सेल से दो सेल बनते हैं तो वहाँ पे सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है। इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम इसी यूनिट के थर्ड चैप्टर में है, जब हम माइटोसिस और मियोसिस डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि सेल प्लेट कैसे बनती हैं। तो सेल प्लेट जो है, जब जो वेसिकल्स रिलीज़ हुए हैं गोल्गी एपरेटस से, जब वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं और अपने जो कंटेंट है उसको रिलीज़ कर देते हैं, तो वहाँ पे जो है सेल प्लेट बनती है। ये सेल प्लेट आगे चल के सेल वॉल फॉर्मेशन में या फिर सेल डिवीजन में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज एक्रोसोम इन स्पर्म। एक्रोसोम एक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। एक्रोसोम इट कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स फॉर डाइजेस्टिंग द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ एग। जब हम फर्टिलाइजेशन ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12th में देखेंगे तो वहाँ पे जब हम स्पर्म के स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, वहाँ पे हमें दिखेगा कि एक एक्रोसोम एक टॉप पे ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके की शेप का, उसके बाद यहाँ पे मेन बॉडी होती है एंड देन वी हैव द टेल ऑफ द स्पर्म, इस तरीके का। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। इस एक्रोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एग की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, जब स्पर्म एंड एग का फर्टिलाइजेशन होता है तो वहाँ पे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है एग्स की, उनको डिसॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट हैं दे विल हेल्प इन डिसॉल्विंग द प्रोटेक्टिव कवरिंग्स ऑफ एग। ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं या फिर ये जो एक्रोसोम है वो गोल्जाई बॉडीज़ ही बनाती हैं। नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। जो लाइसोसोम एज एन ऑर्गेनल है वो कहाँ से बनता है? दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्गी एपरेटस। जो गोल्जाई बॉडीज़ हैं उनके अंदर हमें पता है कि वो प्रोटीन को कॉन्सेंट्रेट करती हैं, और लाइसोसोम्स के अंदर बेसिकली एंजाइम्स ही प्रेजेंट होते हैं, और एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स। तो जो लाइसोसोम्स हैं दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्गी एपरेटस। यहाँ से आपको मेजर जो फंक्शन याद रखना है वो सिक्रीशन का याद रखना है। बाकी सब हम जैसे जैसे आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम दोबारा डिस्कस करेंगे। यहाँ से आप मेजर फंक्शन याद रखना कि जो है वो मेजर फंक्शन है उसका सिक्रीशन के अंदर हेल्प करता है। नेक्स्ट वी कम टू लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स। वेसिकल्स मतलब इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं राउंडेड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, एक ही मेम्ब्रेन होती है इनकी। दे आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जाई एपरेटस। कैसे बनते हैं? जो पैकेजिंग का प्रोसेस होता है गोल्जाई बॉडीज़ के अंदर, वहाँ पे जो है लाइसोसोम्स बनते हैं। दे वर डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी ड्यूवे। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। गोल्जाई बॉडीज़ डिस्कवर की थी कैमिलियो गोल्जी ने। और लाइसोसोम्स को डिस्कवर किया था क्रिश्चियन डी ड्यूवे। ये जो है स्ट्रक्चर है लाइसोसोम्स का। ये जो है सिंगल मेम्ब्रेन है। उसके बाद ल्यूमेन, ल्यूमेन के अंदर हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स, हम देखते हैं कि कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम्स। जो लाइसोसोम का ल्यूमेन है इट कंटेन्स अ फाइनली ग्रैन्युलर फ्लूइड हैविंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं इनको हम एसिड हाइड्रोलिसिस बोलते हैं क्योंकि ये फंक्शन करते हैं एसिडिक पीएच पे, एट अ पीएच ऑफ 4 to 5 ये जो है फंक्शन करते हैं। सो इट द ल्यूमेन, जो ल्यूमेन है हमारे पास लाइसोसोम्स का, इट कंटेन्स अ फाइनली ग्रैन्युलर फ्लूइड जो कि जिसके पास बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को हम एसिड हाइड्रोलिसिस बोलते हैं जो फंक्शन करते हैं एसिडिक पीएच पे। एसिडिक पीएच 4 to 5 के बीच में वेरी करती है। कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं? लाइपेजेस जो लिपिड्स या फिर जो फैट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं। प्रोटीएजेस जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। न्यूक्लिएजेस जो न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए आरएनए को डाइजेस्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेजेस जो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। So they are capable of digesting carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids. हमने पढ़ा है अपनी छोटी क्लासेस में 9th क्लास में कि हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल बोलते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि जो लाइसोसोम है उसके ल्यूमेन के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में,
प्रोटीन्स के डाइजेशन में, लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और हमें पता है कि जो सेल है, सेल के अंदर बेसिकली यही सब स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ होता है, या फिर जो जो भी हर एक सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हर एक सेल की जो मेम्ब्रेन है, हर एक ऑर्गेनल की जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इन्हीं सब चीज़ों से बनी हुई होती है। सपोज इन केस ऑफ अगर लाइसोसोम का जो मेम्ब्रेन है अगर वो बर्स्ट हो जाता है तो सारे के सारे एंजाइम्स साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज हो जाएंगे। जैसे ही एंजाइम्स रिलीज होंगे वैसे ही वो जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उन सबको डाइजेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम इनको बोलते हैं सुसाइडल बैग्स, क्योंकि वो सेल के अंदर ही प्रेजेंट है और अगर वो रिलीज हो जाता है तो वो सेल को ही डाइजेस्ट कर लेता है, पूरे के पूरे सेल को। जैसे कि यहाँ पे लिखा है लाइसोसोम्स कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेल्स एंड अनवांटेड मटेरियल्स। लाइसोसोम्स बर्स्ट ओपन व्हेन द सेल इज डैमेज्ड। सपोज अगर किसी सेल में डैमेज हो गया तो अभी वो सेल काम का नहीं रहा है तो हमें उसको रिमूव करना पड़ेगा। दिस कॉजेज द एंजाइम्स टू बी रिलीज्ड। The released enzymes then digest their own cells causing the cell to die। इसलिए हम इनको बोलते हैं suicidal bags of the cells। जब सेल के अंदर डैमेज हो गया या फिर सेल का जो लाइफ स्पेन है जब वो पूरा हो जाता है, जैसे कि जो RBCs हैं उनका जो लाइफ स्पेन है वो 120 डेज होता है, आफ्टर विच दे हैव टू डाई। तो उनको जो रिमूव करना होता है वो लाइसोसोम्स करते हैं। इसी तरीके से जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनका अलग अलग लाइफ स्पेन होता है, टाइम पीरियड होता है, फॉर विच दे रिमेन एक्टिव, आफ्टर विच दे हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द सर्कुलेशन। इसी तरीके से जो हमारी बॉडी के और भी सेल्स हैं उनको भी रिमूव करने का काम जो है वो लाइसोसोम्स करते हैं, इसलिए हम उनको सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल्स जो हैं वो बोलते हैं। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। द इंजेस्टेड फूड इज़ ब्रोकन डाउन बाय लाइसोसोम्स। हमें पता है कि लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो डाइजेशन के अंदर हेल्प कर सकते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी सेल के अंदर गया इंजेस्टेड फूड, वो उसके ब्रेक डाउन के अंदर हेल्प करेंगे। जो वोर्न आउट ऑर्गेनल्स दे आर रिमूव्ड बाय लाइसोसोम्स। सपोज माइटोकॉन्ड्रिया जो है वहाँ पे कुछ डैमेज हो गया, वो काम अभी वो वोर्न आउट हो गया है, या फिर गोल्गी एपरेटस वोर्न आउट हो गया है, तो उसको रिमूव करने का काम भी लाइसोसोम्स करता है। ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस द लार्वल ऑर्गन्स आर रिजॉर्ब्ड बाय लाइसोसोम्स। मेटामॉर्फोसिस जो है वो प्रोसेस है जिसके थ्रू लार्वा जो है वो अडल्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। ये बेसिकली फ्रॉग्स में, एम्फीबियंस में ये प्रोसेस होता है, जहाँ पे जो लार्वा होता है फ्रॉग का वो जब कन्वर्ट होता है अडल्ट स्ट्रक्चर के अंदर, तो वहाँ पे लार्वा के अंदर बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अडल्ट में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो उन स्ट्रक्चर्स को जो रिमूव करने का काम करता है वो भी लाइसोसोम के एंजाइम्स ही करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? WBCs, वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ल्यूकोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस आर स्पेशलाइज्ड टू इंजेस्ट बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनका जो मेजर फंक्शन होता है वो डिफेंस के अंदर होता है, मतलब डिफेंस इन द सेंस कि वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इन सेल्स में अगर सपोज कोई फॉरेन बैक्टीरिया या फिर फॉरेन पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, सेल के अंदर एंटर करता है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम भी लाइसोसोम्स ही करते हैं। सो ये फंक्शन है लाइसोसोम्स की। यहाँ से ये मेटामॉर्फोसिस वाला फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये पूछा जा सकता है कि मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे जो लार्वल स्ट्रक्चर्स हैं वो किसकी हेल्प से रिजॉल्व्ड होते हैं। सो दे आर रिजॉल्व्ड बाय लाइसोसोमल एंजाइम्स। अभी हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के लास्ट कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं, विच इज़ वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है विच इज़ फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, मेम्ब्रेनलेस नहीं होते हैं वैक्यूल्स, दे आर कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। दे आर बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। टोनोप्लास्ट किसकी मेम्ब्रेन होती है? टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स विच आर नॉट यूजफुल फॉर द सेल। वैक्यूल्स के अंदर कौन कौन से मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं? वाटर होता है, सैप होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, और भी बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो कि सेल के लिए यूजफुल नहीं होते हैं। प्लांट सेल्स के अंदर जो वैक्यूल्स हैं दे ऑक्यूपाई अबाउट 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। हमने जब प्लांट सेल को डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो वैक्यूल है वो लार्ज साइज़ का होता है और परमानेंट होता है, और वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि जो वैक्यूल्स हैं प्लांट सेल के अंदर वो 90% जो सेल का स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ये एक टिपिकल प्लांट सेल यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है।
तो इस प्लांट सेल के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो है वो वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट है और ये इसने काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो सेल का ऑक्यूपाई कर रखा है और ये सेंटर के अंदर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी की तरफ डिस्प्लेस हो गया है। द न्यूक्लियस हैज़ डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स पेरीफेरी। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स। 4 तरीके के वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं: सैप वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स, गैस वैक्यूल्स एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। सैप या फिर जो फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल्स होते हैं, फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल्स को हम सैप वैक्यूल्स बोलते हैं। जो मैच्योर प्लांट सेल होता है, मैच्योर प्लांट सेल के अंदर एक सिंगल लार्ज सैप वैक्यूल है जिसको हम सेंट्रल वैक्यूल भी बोलते हैं, जो सेंटर के अंदर प्रेजेंट है, जैसा कि अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था। प्लांट्स के अंदर जो टोनोप्लास्ट है, जो मेम्ब्रेन है वैक्यूल्स की, वो फैसिलिटेट करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। प्लांट्स के अंदर जो टोनोप्लास्ट, जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वैक्यूल्स की, वो फैसिलिटेट करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर अगेंस्ट मतलब कि जो लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। जो फ्लूइड कंटेंट है वैक्यूल का, जो भी फ्लूइड जो प्रेजेंट है वैक्यूल के अंदर, उसको हम सैप या फिर सेल सैप बोलते हैं। नेक्स्ट वी कम टू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो हैं, दे कलेक्ट एक्स्ट्रा फ्लूइड मटेरियल्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। जो भी सेल के अंदर एक्स्ट्रा फ्लूइड प्रेजेंट है उसको कलेक्ट करते हैं और फिर उसको एक्सक्रीट आउट करने का काम करते हैं। ये जो आपको एरो में दिख रहा है, ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है। पैरामीशियम के अंदर ये जो आपको 2 एरो में दिख रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं। प्रोटिस्ट्स के अंदर होते हैं अमीबा पैरामीशियम और एल्गी क्लेमाइडोमोनास के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो हैं वो हमें मिलते हैं। तो इनका जो मेजर फंक्शन है वो एक्सक्रीशन के अंदर होता है। याद रखना है आपको, अमीबा पैरामीशियम में ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। फूड वैक्यूल्स किस तरीके से बने, जैसे हमने हर एक चीज़ देखा कि सैप वैक्यूल्स कैसे बने, जब उसके अंदर फ्लूइड जो है वो मूव किया, आयंस और अदर मॉलिक्यूल्स जब वैक्यूल के अंदर जाते हैं तो वो सैप वैक्यूल्स बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कैसे बने, जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है किसी भी सेल का, वहाँ से वो उन्होंने लिया और जब वो एक वैक्यूल के अंदर गया तो वहाँ से हमारे पास बन गया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसी तरीके से फूड वैक्यूल कैसे बनेगा, जब हम फूड मतलब जब फूड जो है इंजेस्ट होगा सेल के अंदर तो वहाँ से हमारे पास फूड वैक्यूल बनेगा। इट अकर्स इन प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट, जैसे कि अमीबा पैरामीशियम, स्पंजेस के अंदर, सिलेंट्रेट्स एंड फेगोसाइट्स ऑफ हायर एनिमल्स की जो फेगोसिटिक सेल्स हैं। फेगोसाइट्स क्या करते हैं, जो भी फॉरेन मटेरियल, फॉरेन पैथोजन जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो उसको इंजेस्ट करके एक फूड वैक्यूल, एक फेगोसोम टाइप स्ट्रक्चर बना लेते हैं और फिर उसको हम फूड वैक्यूल बोल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फूड वैक्यूल है और अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। इस फिगर से आप समझ सकते हैं कि कैसे फूड वैक्यूल बनता है। सपोज ये जो है अमीबा का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये बाहर एक फूड पार्टिकल है। अमीबा की जो सूडोपोडिया हैं, दे विल कैप्चर द फूड पार्टिकल और इस तरीके से जो ये एक वैक्यूल बन जाएगा जो सेल के अंदर बाद में मूव करेगा। तो इस तरीके से फूड वैक्यूल जो है वो फॉर्मेशन होता है जब हम फूड को इंजेस्ट करते हैं। अमीबा पैरामीशियम और भी जो स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स के अंदर जब इस तरीके से जब फूड इंजेस्ट होता है तो वहाँ पे बनता है फूड वैक्यूल। नेक्स्ट वी कम टू गैस वैक्यूल्स। गैस वैक्यूल्स को हम एयर वैक्यूल्स भी बोलते हैं या फिर सूडो मीन्स फॉल्स वैक्यूल्स। सो दे ओकर इन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दे आर सराउंडेड बाय एन एक्स्ट्रा थिन प्रोटीन मेम्ब्रेन। ये आपको याद रखना है कि गैस वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन से बनी हुई होती है, एक्स्ट्रा थिन प्रोटीन मेम्ब्रेन। एक तो जो मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट है ही है टोनोप्लास्ट, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट है प्रोटीन्स की, ये आपको याद रखना है। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स के केस में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे कुछ मेटाबॉलिक गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह स्टोर होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और रेगुलेट करते हैं बायंसी जो उनको फ्लॉट करने में, बेसिकली जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फ्लॉट करने में हेल्प करता है, तो उसको हम बोलते हैं बायंसी।
तो इस तरीके से हमने 4 टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स को डिस्कस कर लिया। वैक्यूल्स में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं कि वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। फूड वैक्यूल जो है कैसे बनते हैं, बाय इंजेक्शन ऑफ द फूड पार्टिकल्स। गैस वैक्यूल्स के पास एक एक्स्ट्रा थिन प्रोटीन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और वो बायंसी को रेगुलेट करते हैं। मेजर आपको यही याद रखना है। और प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो परमानेंट होता है और वो ऑलमोस्ट सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अभी हमने जो 4 कंपोनेंट्स हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के, इनके फंक्शंस आपस में कोरिलेटेड हैं। कैसे कोरिलेटेड हैं? सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन्स वहाँ पे सिंथेसाइज हो रहे हैं वो गोल्जी बॉडीज़ में मूव कर रहे हैं, वहाँ से वो सिक्रीट हो रहे हैं। सिक्रीट होके वो सपोज अगर लाइसोसोम के पास जा रहे हैं तो वो कॉन्टीन्यूसली एक चेन बनाते जा रहे हैं कि उनका फंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेटेड है। इस तरीके से हमने इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर पढ़ा है। लाइसोसोम्स जो है वो डाइजेशन में और इस तरीके से हेल्प करते हैं। और फिर उसके बाद जो एक्सक्रीटरी मटेरियल बच जाता है वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के थ्रू सेल्स के बाहर जो है वो मूव किया जाता है। तो इस तरीके से जो चारों ऑर्गेनल्स हमने डिस्कस किए उनका जो फंक्शन है वो आपस में कोरिलेटेड है। क्वेश्चन है मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स इज। ये हमने डिस्कस किया था कि लिपिड्स कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट जो है वो किसकी मेम्ब्रेन है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल्स और द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल। तो आपको बताना है कि टोनोप्लास्ट हम किसको बोलते हैं। ये भी हमने अभी डिस्कस किया है। तो आप इसका राइट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ जो क्लास 11th में पढ़ते हैं उनके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।